जय हिंद और नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का ग्रोथमोट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 17 मई 2021 के इस सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज दो सत्रों में बात करनी है। दोनों ही लेख द हिंदू से है, दोनों ही लेख परीक्षा उपयोगी है। क्षेत्र दृष्टि से देखें तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे दो अन्य न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस यानी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस में कोई अच्छा लेख जो है वो आज हमें नहीं मिल पाया है। दोनों ही लेख जो अच्छे जो परीक्षा उपयोगी है वो आज द हिंदू के ही है। प्रथम सत्र की बात करें तो आज महिला जो कर्मी होते हैं, महिला कर्मचारी होते हैं, उनके साथ यह महामारी ने कैसा रुख दर्शाया है उसकी बात करेंगे, और क्या यह महामारी से उनकी जो परिस्थिति थी वो और बदतर बनी है उसकी बात करेंगे। और साथ ही में हमारे दूसरे सत्र में ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे। ट्रिब्यूनल्स को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, इसका आइडिया जो है वो कैसा है या कितना अच्छा है उसकी बात करेंगे। फिलहाल इस सत्र में हमें, जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, यह टॉपिक के ऊपर बात करनी है। जो महिला कर्मी होते हैं पूरे देश में, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों में महिलाओं के काम के ऊपर महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है उसको आज उजागर करने वाला लेख है। बहुत ही अच्छा लेख है, दो लेखकों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। दोनों को देखेंगे, समझेंगे, कहाँ से वे बिलोंग करते हैं उसकी भी बात करेंगे, और साथ ही में यह लेख को भी समझेंगे, क्योंकि अगर सनदी सेवाओं की दृष्टि से देखें तो हमारी मुख्य परीक्षा के साथ ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लिए जो इसकी जो महत्वता है वो काफ़ी गुना बढ़ जाती है। ऑन द अदर साइड यहाँ एक प्रतीकात्मक इमेज हमने लगा रखी है जो कि महिला कर्मियों को यहाँ हमारे सामने पेश करती है। महिला कर्मी किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती हमें नजर आ रही है, मगर ये तस्वीर जो है वो कोरोना काल के पहले की है, यानी कि कोरोना के बाद की जो आज की परिस्थिति है वो थोड़ी जो है ब्लर है, धुंधली सी है। उसमें भी विशेष रूप से महिलाओं के लिए और धुंधली सी है। ये क्यों है, ये कारण यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा लेख है, बहुत ही यहाँ अच्छी तरीके से हमारे सामने लेखकों ने पेश किया है, और साथ ही में इनका जो यहाँ संशोधन है, जो माहितियाँ हैं, जो आंकड़े इन्होंने दी है, ये भी बहुत ही अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो समझेंगे पूरी बात, मगर उससे पहले तस्वीर देख ले यह लेख की। देखिए, यह लेख की तस्वीर है जो कि आज का द हिंदू की है। रोजा अब्राहम और अमित भोसले दोनों के द्वारा लिखा गया है। रोजा अब्राहम यानी कि वो एक महिला लेखक है, और वहीं जो अमित भोसले है वे एक जो है मेल लेखक है, और दोनों के दोनों अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही रिसर्च फेलो है, सीनियर रिसर्च फेलो है, और दोनों ही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अध्यापन के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले भी हमने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का लेख लिया था, वो भी बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और यहाँ आज भी हम ये लेख ले रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रबंध है। हम लोग इसे एक उच्च कोटि का संशोधात्मक प्रबंध कह सकते हैं। साथ ही में अगर रही बात परीक्षा के पाठ्यक्रम के साथ इसे जोड़ने की, तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिलती है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी तत्व है, इसके भी तत्व है, ठीक है, मगर यहाँ जो मूलभूत तत्व है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या इकोनॉमी का, जो कि हमारा जो है GS पेपर 3 है, GS 3 इकोनॉमी, और उसमें भी इंक्लूसिव ग्रोथ इट्स चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मूलभूत ये इस खंड के साथ जुड़ा हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में। अर्थतंत्र या अर्थनीति, और अर्थनीति में भी समावेशिक वृद्धि या समावेशन वृद्धि या समावेशी विकास, अब कह लीजिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है जनरली। अगर टेक्निकली देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर यहाँ हमें मात्र और मात्र इसे लिंक करना है, तो हम लोग यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, दोनों के साथ कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है परीक्षा के साथ इसके संबंध की बात है। अब आगे देखें तो आमतौर पर हम लोग यह 3 चरणों में हमारे यह संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्रों को देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और परीक्षा दृष्टि हमारी तैयारी करते हैं। मगर आज की अगर बात करें तो वैसे तो हम 3 ही चरण देखेंगे, मगर यहाँ जो ये चरण होगा वो अदृश्य होगा। ये चरण के जो तत्व है वो दरअसल इसमें मिले होंगे। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि ये सत्र हमें देखना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि
अपने आप में लेख ही बहुत ही अच्छे थे। हालांकि ये लेख भी अच्छा है, ऐसा नहीं है ये लेख अच्छा नहीं है, ये लेख बिल्कुल अच्छा है, मगर फिर भी कुछ ऐसे तत्व है जो कि हमें यहाँ आपके सामने रखने अनिवार्य है ताकि चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो 3 चरणों में देखेंगे, मगर हमें दृश्यमान मात्र और मात्र 2 ही होंगे। सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे, इसका जो कंक्लूजन है जिसमें हम लोग लेख के आधार को तपासते हैं, लेखक के बैकग्राउंड को देखते हैं, साथ ही में जो है आप समझ लीजिए जो संदेश यहाँ लेखकों के द्वारा सरकारों को दिए जाते हैं, राज्य सरकारों को दिए जाते हैं, उन्हें भी हम लोग यहाँ निष्कर्ष के रूप में ही देखने का प्रयास करते हैं। दूसरे चरण की बात करें तो यह हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल, यानी कि महत्वपूर्ण बातें हम लोग कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें यानी कि जो कुछ अच्छी माहितियाँ हैं, जो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स है, कोई ऐसी परिभाषा है जो कि यहाँ लेखक ने हमारे सामने रखी है, लेखक का अपना संशोधन है, अपना अनुभव है जो उन्होंने अपने लेख में लिखा है, वो हम लोग यहाँ दूसरे चरण में यानी कि महत्वपूर्ण बातों में देखते हैं। और तीसरे चरण में अगर लेख सक्षम ना हो हमारी परीक्षा जरूरियतों को पूर्ण करने के लिए, तो उसे परिपूर्ण बनाने के लिए हम लोग यहाँ संशोधित तत्वों का भी जो है समावेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। लोकमोट यूपीएससी की जो टीम है, जो रिसर्च टीम है, वो अपने इनपुट्स यहाँ लगाती है ताकि यह लेख जो है वो 100% परीक्षा केंद्रित बन सके। तो ये सारी बात है जो कि हमें देखनी है। चर्चा करेंगे निष्कर्ष है। जैसे हमें मालूम है कि महामारी, आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, बड़े बड़े अर्थतंत्र जो है वो उसके सामने घुटने टेकते हमें आज नजर आ रहे हैं। तो भारत भी इससे बच नहीं पाया। भारत में भी इसकी जो आप समझ लीजिए इसकी जो साइड इफेक्ट्स है या इसकी जो खराब जो असर है वो भारत को भी हो गई है, भारत के अर्थतंत्र को भी हो गई है, और भारत का अर्थतंत्र भी लगभग लड़खड़ा सा गया है। और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हम लोग ऊपर आने की बात कर रहे हैं, मगर जैसे ही जो परिस्थितियां हैं वो सामान्यतः होने लगी थी, वहाँ दूसरी लहर ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा ताकत से आक्रमण कर दिया। तो भारत का अर्थतंत्र फिर से आज अधोगति पर है, यानी कि नीचे जा रहा है। मगर यहाँ हमें देखना है कि ये बात तो ठीक है कि पूरे विश्व को प्रभावित किया कोरोना ने, विश्व के साथ भारत को भी प्रभावित किया और भारत में अलग अलग राज्यों को भी प्रभावित किया। मगर यहाँ अगर जातीय सरखामणी करें, हम लोग अगर जातीय तुलना करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ महिलाओं के साथ महामारी ने बहुत ही ज़्यादा खराब किया है इन कंपैरिजन टू द मेल। यानी कि जो यहाँ विमेन वर्कर थे, जो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में भारत में देखने को मिलते हैं, उनके साथ यहाँ बहुत ही उनको जो है बहुत ही प्रभावित किया है यह महामारी ने। जितना मेल वर्कर्स को नहीं किया गया, उसके लिए यहाँ कुछ हमारे सामने आंकड़े हैं जो इन लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। काफ़ी सारे अहवालों का इन्होंने अध्ययन किया, संशोधन किया, तब जाके कुछ एक आंकड़ों के साथ, यानी कि कुछ एक संशोधन के साथ वो हमारे सामने आए हैं। हमारे सामने कई सारी चीज़ें रखी है। यहाँ लेख में जो लाखों लोगों ने नौकरियाँ घुमाई, जैसे हमें मालूम है कि आज 2021 में हम लोग खड़े हैं और 2020 में हमने एक बहुत ही, आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही सख्त लॉकडाउन देखा था जो कि राष्ट्रीय स्तर का था। तो इस लॉकडाउन से लाखों लोगों ने, इंडिया वाइड लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां घुमाई थी। मगर अधिकांश जो इनमें से जो जिन्होंने नौकरियां घुमाई थी वे थी महिलाएं। तो ऐसा क्यों है? साथ ही में लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्यतः होने लगी तो पुरुषों को अपनी नौकरियां जो है वो वापस मिलने लगी। मगर फिर भी यहाँ महिलाएं जो थी वो अपने आप में जो है फिर से स्टेबल नहीं कर पाई, फिर से रिस्टोर नहीं कर पाई, और काफ़ी हद तक महिलाओं को नौकरियों को छोड़ना पड़ा है, ठीक है, या वे फिर से वापस शुरू नहीं कर पाई है किसी भी कारणों से। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ से हमें देखना है कि इस महामारी ने अर्थतंत्र के ऊपर तो अपना जो है पंजा लगाया ही लगाया है, मगर अर्थतंत्र के अंदर भी अगर जातीय तुलना करें कर्मचारियों की, काम की, तो यहाँ महिलाओं की परिस्थिति और जो है खराब यहाँ देखने को मिलती है। महामारी ने और खराब बनाई है। इसका मतलब यह नहीं कि महामारी के पहले की परिस्थिति अच्छी थी। महामारी की पहले की परिस्थिति भी भारत के संदर्भ में बहुत ही दुर्बल थी और इसी खराब परिस्थिति को और खराब बनाने का काम यह महामारी ने किया है, वो एक चिंता की बात है। देखेंगे यह पूरी चीजें जिसका अध्ययन हम लोग कुछ एक संशोधनों को सहारा बनाकर करेंगे, कुछ एक चीज़ों को,
कुछ एक परिभाषाओं को, व्याख्याओं को सहारा बनाकर करेंगे। मगर अगर निष्कर्ष की बात करें तो हमें यहाँ सबसे पहले देखना है कि पूरे दुनिया का अर्थतंत्र, पूरे विश्व का अर्थतंत्र अस्त व्यस्त। तो इसमें भारत भी बचा नहीं, भारत भी बचा नहीं, यानी कि भारत का अर्थतंत्र नीचे आता गया। जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, यानी कि संकुचन होने लगा। परिणाम लाखों लोगों ने नौकरियां गुमाई, लाखों ने नौकरियां गुमाई। इनमें महिलाओं का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा है। महिलाओं को जो अवसर मिलना चाहिए पुरुषों की तुलना में वो संभवतः नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से यहाँ महिलाओं को ज़्यादा नौकरियां गुमानी पड़ी है, और इसी का विश्लेषण इस लेख में बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। देखेंगे तो ये बात रही पूरी निष्कर्ष की। अब अगर महत्वपूर्ण बातें देखें तो सबसे प्रथम तो हमें देखना है कि भारत में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये महामारी से सर्जित समस्या नहीं है। यह बिल्कुल है कि महामारी ने इस समस्या को और बड़ा किया है, और विकराल किया है, और आक्रमित किया है, या और घातक किया है। मगर ये कतई हमें मानना नहीं चाहिए कि महामारी की वजह से आज ये परिस्थिति जो महिलाओं की है वो बनी है। बिल्कुल नहीं है, परिस्थिति और खराब हुई है, ये बात सच है। मगर यहाँ महामारी निर्मित ये परिस्थिति है, ये बात में कोई दम नहीं है। तो सबसे प्रथम ये बात करें तो जेंडर गैप वर्क में वो पहले से ही है, प्री 2020, यानी कि अभी तो कोरोना आई भी नहीं था, मगर तब भी अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 75% पुरुष काम कर रहे थे। और ये ऐसा पुरुष है जो वर्किंग एज ग्रुप में फॉलो करते हो, जो ऐसे वही समूह में फॉलो करते हो, इंक्लूड होते हो कि जिनकी उम्र जो है वो काम करने की है, यानी कि 18 से 60 वर्ष तक, 18 to 60 ईयर्स। अब भारत में जितने 18 से 60 वर्ष के जितने पुरुष हैं जो लगभग काम कर सकते हैं कुछ एक पदों को छोड़ के, तो इनमें से 75% पुरुष काम कर रहे हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो यही एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं 18 to 60, यानी कि वर्किंग एज ग्रुप, उसमें से मात्र और मात्र 18% महिला ही काम कर रही है। महिला ही काम कर रही है। तो यहां से हमें यह जेंडर गैप जो है वो वाइड होता देखने को मिलता है या दृश्यमान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना ने इस परिस्थिति का सृजन किया है, इसका निर्माण किया है, मगर इस परिस्थिति में और नमक डाला है ताकि ये परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा गहरी हो जाए, घातक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है। साथ ही में अगर यहाँ आंकड़ों की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के मुताबिक ऐसा हमें प्रतीत होता है कि लगभग देश में कुल 15 करोड़ महिलाएं हैं जो कि काम करती है। 15 करोड़ फीमेल वर्कर्स इन इंडिया, 15 करोड़ फीमेल वर्कर्स है मात्र, और ये कुल महिला आबादी के मात्र और मात्र 18% है। कुल महिला आबादी यानी कि 18 to 60 एज ग्रुप वाली, उसके मात्र और मात्र 18% ही महिला है जिनको काम करने का अवसर मिलता है या वे काम कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अध्यापक, जैसे हमने पहले ही जिक्र किया, तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सर्वेक्षण आया था 2020 का, और उसका नाम था स्टेट वर्किंग रिपोर्ट। ठीक है, और 1 year ऑफ कोविड, ऐसा पूरा इसका शीर्षक था, स्टेट वर्किंग रिपोर्ट ए ईयर ऑफ कोविड। इस रिपोर्ट ने भी
काफ़ी चिंता जताई है और चेतावनी भी दी है कि भारत में आज वर्क में, काम में जेंडर इनइक्वालिटी हो रहा है, काम में जातीय असमानता देखने को मिलती है और कोरोना ने इस प्रश्न को और बड़ा बनाया है, ऐसा यह सर्वेक्षण कहता है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हमें याद रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी, ताकि हमारा जो आंसर है वो और बेहतर बने और अच्छा बने और सचोट बने। और अगर हमारे जवाबों में हमें ऐसे गुण चाहिए तो मुझे लगता है कि हमें यह संपादकीय लेखों का अध्ययन बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि हमें एक लेखन शैली उसमें से एक जानने का मौका मिले, एक लेखन शैली को विकास करने का मौका मिले हमारे अंदर ही। तो इसीलिए हम लोग यहाँ यह सेगमेंट को लेकर आते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा बल देते हैं, रोज़ इसकी चर्चा करते हैं। मैं रोज़ आपके सामने नए नए मुद्दों के साथ, नए नए रिसर्च के साथ, नए विश्लेषण के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ, ताकि इन सारी चीज़ों को हम लोग सुधार सकें। समाचार तो हमें मिलते ही है, माहितियाँ तो हमें मिलती ही है, मगर यहाँ माहितियों के साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ प्रेजेंट करनी होती है एज ए राइटर, एज ए एग्जाम राइटर। और एग्जामिनर जो है वो आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो आपके 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 आंसर शीट में वो तलाशता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ इसकी चर्चा करते हैं और ऐसे फॉर्मेट में चर्चा करते हैं, ताकि ज्ञान के साथ सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट भी दिया और उसके मुताबिक आज क्या परिस्थिति है महिलाओं की, महिला कर्मियों की, उसका भी मैंने आपके सामने एक जो है ब्यौरा रखा, जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण था। और यहाँ यह रिपोर्ट ने एक बात की नोंद ली है और कहा है कि लॉकडाउन जो है उसने इस असमानता को बढ़ाने में, इस असमानता के प्रश्न को बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। तो यहाँ स्ट्रिंजिंग लॉकडाउन भी एक प्रकार से, या कह लीजिए कि एक बार जो है वो गुनहगार है कि महिलाओं की आज ऐसी परिस्थिति है। फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा भी कई सारे आंकड़े आए हैं, जिसे हम लोग संक्षिप्त में CMIE के नाम से जानते हैं। CMIE जो आमतौर पे भारतीय अर्थतंत्र को स्टडी करता है और अलग अलग क्षेत्रों के हमें आंकड़े हमारे सामने रखता है, ताकि हम लोग ये सारी चीज़ों को समझ सके और समझने के बाद उसका अमलीकरण कर सके। सरकार को भी ये स्पष्ट हो, लोगों को भी ये स्पष्ट हो देश का दृश्य क्या है, परिदृश्य क्या है। अब यह CMI के द्वारा एक हमें माहिती पेश की गई है। कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान, या हाँ लॉकडाउन के दौरान ही बेहतर रहेगा, या उसके पश्चात भी कह सकते हैं, लॉकडाउन के पश्चात कहा गया है कि 61% पुरुषों की नौकरी अप्रभावित रही। यानी कि कुछ फर्क यहाँ पड़ा नहीं। लॉकडाउन के पहले भी नौकरी चल रही थी, लॉकडाउन आया, वर्क फ्रॉम होम आया, अगर वर्क फ्रॉम होम ना भी आया तो भी लॉकडाउन के बाद जब नॉर्मल एस्टेब्लिश हुई तब उनको अपना काम जो है वो वापस मिल गया। तो ऐसे 61% है, मगर वहां सामने महिला देखे तो मात्र और मात्र 19% महिलाओं के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ। अन्यथा जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी। लॉकडाउन के पहले नौकरी चल रही थी, लॉकडाउन के बाद नौकरी का अवसर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही गंभीर बात है। जहां प्रभावित प्रतिशत की बात करें, प्रभावित प्रतिशत की, तो यहाँ हमें मात्र और मात्र 39% पुरुष ही प्रभावित हुए हैं। और वहीं यहाँ देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ 89 या आई एम सॉरी, ये होगा 81% महिलाएं जो है वे प्रभावित हो गई। तो ये जो असमानता है वो कोरोना ने बढ़ाई है, पहले थी मगर इससे ज़्यादा विकराल बनी है। साथ ही में साल खत्म होने पर ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 47% महिलाओं ने अपनी नौकरी गंवा दी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर
47% women lost their jobs। उसका सामने मात्र और मात्र 7% पुरुषों ने, यानी कि मेल्स, लॉस्ट देयर जॉब। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े हमें यह बात मानने के ऊपर मजबूर करते हैं या इस बात को सिद्ध करते हैं कि महामारी ने यह जो काम में असंतुलन था उसे बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए कि एक प्रकार से बड़ा बनाया है, गहरा बनाया है या आक्रामक बनाया है। फिर आगे देखें तो कुछ एक आंकड़े हैं हमारे पास जिसके तहत कहा जाता है कि इस पूरी महामारी जहां से शुरू हुई तब से यह साल के अंत तक, यानी कि 2020 के अंत तक लगभग यहाँ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, यानी कि संगठित रोजगार, संगठित रोजगार। कहा गया है कि इस महामारी की शुरू होने से इस साल खत्म होने तक लगभग 33% पुरुष जो कि संगठित क्षेत्र के थे, 33% जो कि संगठित क्षेत्र के थे, पहले नौकरियां कर रहे थे, लॉकडाउन आया तो उनको अपना जो काम है वो बदलना पड़ा क्योंकि वहां नौकरियों का अवसर खत्म हो गया या उसमें से मिलती जो आय है वो भी कम हो गई, तो इनको मजबूरन दूसरा कोई स्कोप ढूंढना पड़ा अपनी आय को बढ़ाने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, सेटल होने के लिए। तो कहा जा रहा है कि 33% पुरुष जो कि संगठित क्षेत्र में पहले काम करते थे उन्होंने अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। राशन की दुकान खोल ली, पंचर करने की दुकान खोल ली, ठीक है, प्लम्बिंग करने लगे, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिपेयरिंग है वो करनी शुरू कर दी, इलेक्ट्रिशियन बन गए। ठीक है, तो इस तरह 33% पुरुषों ने जो कि संगठित क्षेत्र में थे पहले, मगर लॉकडाउन के बाद उन्होंने स्वरोजगार चुन लिया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही जो है एक ऐसी बात है जो कि हमें जाननी जरूरी है, और आमतौर पे ऐसी चीजें हमें किसी भी समाचार में, किसी भी डिबेट में, किसी भी जो है पुस्तक में हमें देखने को नहीं मिलती। ये सारी चीजें मात्र और मात्र दे सकता है हमें संपादकीय लेख, और इसीलिए संपादकीय लेखों का जो महत्व है वो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर ये तो बात हुई स्वरोजगार की, मगर यहाँ अन्य 9% पुरुषों ने देहाती काम शुरू कर दिया, यानी कि डेली वेजेस जो वर्क होता है, डेली वेजेस काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम काम करना है, शाम को नकद रुपए लेके अपनी जो मजदूरी है वो लेकर घर चले आना है। तो ये यहाँ हमें ट्रेंड जो है एम्प्लॉयमेंट का वो चेंज होते देखने को मिलता है। जो लोग संगठित क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो अब जंप लगा रहे हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपनी डेवलप कर रहे हैं या फिर डेली लेबरर वर्क कर रहे हैं। इस तरह कुछ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। मगर यहाँ अगर महिलाओं की बात करें तो ये आंकड़े जो हमें पुरुष में देखने को मिलते हैं वो महिलाओं में बहुत ही कम है। इतना कम है कि यहाँ जो महिला है मात्र और मात्र 4% महिला ही जो कि संगठित क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई थी, मगर 4% महिला ही स्वरोजगार विकसित कर पाई। अन्यथा अन्य महिलाओं ने अपना काम जो है वो छोड़ दिया, अपनी आय भी गंवा दी, मगर फिर ऐसा कुछ सेटअप नहीं कर पाई जैसे 33% पुरुषों ने अपना स्वरोजगार का सेटअप किया था। ये आंकड़ा महिलाओं के संदर्भ में मात्र 4% है, और वहीं डेली वेजेस वर्कर की बात करें तो मात्र 3% महिला है। यह काम शुरू कर दिया 3% महिलाओं ने। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। और यहाँ महिलाओं को जो काम कम मिल रहा है, उनको अवसर कम मिल रहा है, उनके लिए भी कुछ एक कारण जवाबदार है। जैसे आप समझ लीजिए कि भारत जैसा एक अविकसित देश हो जहाँ एक संकुचित मानसिक या आप कह लीजिए एक संकुचित मनोवैज्ञानिक परिस्थिति हो, टाइट सोशल नॉर्म्स हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से
कुछ एक प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, मगर ये सारी चीजें इतनी भी सक्षम नहीं है कि सारा प्रभाव इन्हीं का हो। तो यहाँ और भी ऐसी कुछ बातें हैं, और भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि महिलाओं को पुरुष के जो है तुलना में अवसर प्राप्त, रोजगारी अवसर प्राप्त करने से रोक रही है। तो ये बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी होगी। साथ ही में अगर न्यू एंट्रेंट्स की बात करें, जो कि इस लेबर मार्केट में रोज नए आ रहे हैं लोग काम करने के लिए, उनमें भी अगर हम लोग बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसका ध्यान दें उस पूरे फिनोमिना के ऊपर, जो कि नए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि महिलाओं को बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं इन कंपैरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमें आगे देखना है कि एक और भी कारण है कि महामारी की वजह से कैसे जो महिलाओं की नौकरी छूटी, जो महिलाओं का काम छूटा, वे महिलाएं फिर से अपनी नौकरी पाने के लिए जो है आने में बहुत ही कष्ट का अनुभव कर रही है, या बहुत ही कम महिलाएं फिर से परत आई है नौकरियां करने के लिए। अन्यथा अभी महिलाएं परत नहीं आई है, पुरुष परत जरूर आ गए हैं, मगर महिलाओं को देखें तो महिलाएं अभी इतनी परत नहीं आई जितने पुरुष फिर से लॉकडाउन के बाद या नॉर्मलिटी के बाद वापस आए हैं काम करने के लिए। तो इसके लिए इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है स्त्रियों के ऊपर घरेलू काम का बोझ। घरेलू काम का बोझ, ठीक है। जो काम करने वाली महिलाएं होती है उनके ऊपर भी कुछ है कि काम का बोझ तो रहता ही है, और जो काम नहीं करती है उनके ऊपर तो सारा बोझ रहता है। तो यहाँ काम करने वाली महिलाओं को देखें तो उनके ऊपर भी यह बोझ बढ़ा है महामारी की वजह से, क्योंकि महामारी ने हमें हमारे घर तक सीमित कर दिया। हमारा जो जीवन था वो अधिकांश अब हमारे घर में पसार होने लगा है। तो इसकी वजह से भी मोरली भी महिलाओं का काम जो है वो बड़ा है, महिलाओं की जिम्मेदारी बड़ी है, और ऐसा कई अहवालों में भी ऐसा प्रतिपादित, ऐसा सिद्ध हो चुका है। तो यह भी एक इसका कारण है कि महिलाएं लौट नहीं पाई पुरुष जितना पुरुष लौटे इतनी महिलाएं काम पर लौट नहीं पाई। इसका एक ये कारण हो सकता है। अब आगे क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं इस क्षेत्र में, ताकि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है काम में वो पुरुष के बराबर हो, थोड़ा बढ़े, महिलाएं पुरुषों के साथ कदम मिलाए, जितने अवसर पुरुषों को मिल रहे हैं उतने ही अवसर महिलाओं को मिले। सोशल जो टाइट नॉर्म्स है वो लिबरल किया जाए, जो ऑर्थोडॉक्सी हमारे आज समाज में है वो ऑर्थोडॉक्सी को ख़त्म किया जाए, उसको नेस्त नाबूद किया जाए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। साथ ही में राज्य भी ऐसी कई सारी योजनाएं कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं को ज़्यादा आर्थिक अवसर देने की बात हो, ठीक है। प्लस यहाँ लेख में या लेखकों ने 2 स्कीम के ऊपर भार दिया है। एक स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। कहा गया है कि इसका जो स्कोप है या इसका व्याप जो है वो बढ़ाना चाहिए। इसे महिला केंद्रित भी करने की सलाह है। बाकी सब तो चलता रहे, मगर महिलाओं के लिए अलग से ऐसा कोई काम हो जो मतलब महिलाओं के लिए हो, उनको अलॉट हो, जिससे महिलाओं की जो है ताकत है, आर्थिक ताकत वो बढ़ सकती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी या आप समझ लीजिए जो जीवन स्तर है वो भी ऊपर आ सकता है। तो यहाँ एक यह स्कीम की बात की गई है, कहा गया है उसका स्कोप बढ़ाना चाहिए, महिलाओं केंद्रित ऐसी डिजाइन बनानी चाहिए ऐसी योजनाओं की। साथ ही में यहाँ अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम की भी बात की गई है, और इसे भी महिला केंद्रित बनाने का सुझाव हमें लेखकों ने दिया है। महिला केंद्रित, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें समझनी है, और काफी चीजें तो हमने समझने का प्रयास भी किया, और यहाँ इस पूरे चरण को हम लोग वे फॉरवर्ड के हेड के नीचे रख सकते हैं। हमने पहले समस्या देखी, समस्या को सिद्ध करने के लिए कुछ आंकड़े देखे, 2-3 सर्वेक्षण, 2-3 अहवालों के आंकड़ों का आधार लिया,
फिर बाद में हमने वे फॉरवर्ड के ऊपर बात की, आगे की राह क्या हो सकती है, कैसे हम लोग यह परिस्थिति में से सुधर सकते हैं, कैसे पुरुष और महिलाओं के बीच में काम में समानता जो है वो बनाई जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी यह एक लेक्चर में, जो कि हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। अब वक्त है आज के प्रश्न का, जो कि मेंस आधारित होगा, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है। भारत में महिलाओं की नौकरियां व उसके काम पर कोरोना महामारी कैसे प्रभावित हुई, साथ ही इस परिस्थिति से बाहर निकलने हेतु संभावित कदमों की चर्चा अपने शब्दों में करें। हमारे पास यहाँ इंग्लिश में भी है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द इफेक्ट ऑफ या एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन द वर्क ऑफ वुमेन in India, and along with that also discuss the steps which could be taken to normalize the situation। ठीक है, तो यह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने शब्दों में। यहाँ जो हमने बातें रखी, जो आंकड़े दिए, उनका आधार रखकर आपका जो आंसर है, आपका उत्तर है, उसे आप और प्रभावक और मोहक बना सकते हैं। तो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स भी हम वेलकम करते हैं, चाहे वो इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हो, चाहे वो जीएस के किसी अन्य टॉपिक के साथ जुड़े हुए हो। वी वेलकम योर डाउट्स एंड सजेशंस। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस। टिल देन, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट यूपीएससी।